Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is thinking like an economist. तो जानते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स एज अ हम साइंटिस्ट मानते हैं। इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो दो रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, एक तो साइंटिस्ट का और एक पॉलिसी एडवाइज़र का। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, और वहीं पॉलिसी में एडवाइजर्स हमारे लिए क्या हेल्प करते हैं? दे ट्राई टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूव मीन्स क्या करने के लिए? जो साइंटिस्ट रहते हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो उन्हीं एक्सप्लेनेशन को इम्प्रूव करने की हेल्प करते हैं। एज साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स एम्प्लॉय द साइंटिफिक मेथड। एज साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड यूज़ करके जो भी साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन किया है उससे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। Dispassionate development and testing of theories about how the world work। तो इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है? इकोनॉमिक्स हमें ये बताते हैं कि जो अलग अलग थ्योरीज बनाई गई है उसको टेस्ट करके हमें ये बताते हैं कि वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ एजम्पशंस। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एंड मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। इट मीन्स इकोनॉमिक्स का काम क्या है? जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती हैं उनको सिंप्लीफाई करके लोगों को समझाने। जैसे कि एग्जाम्पल्स, टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड एज्यूम टू कंट्रीज एंड टू गुड्स। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, आपने मेरी थ्योरीज भी देखी होंगी जो इंटरनेशनल ट्रेड पे बनाई गई हैं, तो वहाँ पर दो कंट्रीज या दो गुड्स के बारे में एज्यूम करके हम कोई थ्योरी को प्रूफ करते हैं। इकोनॉमिक्स यूज मॉडल टू स्टडी इकोनॉमिक्स इशू। इकोनॉमिक्स हमें मॉडल बताते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं कि जो अलग अलग इकोनॉमिक्स इशू हैं उसमें किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाईली सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोर कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी। जो कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी वर्ल्ड में हमें दिखती है उसको ईजी तरीके से समझाना और उसको किस तरीके से काम करना है वो इकोनॉमिक्स हमें समझाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे अगर मॉडल के लिए, तो मॉडल ऑफ टीथ एज अ डेंटिस्ट ऑफिस। डेंटिस्ट के ऑफिस में हमें मॉडल दिखेगा टीथ का। मॉडल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी फ्रॉम हाई स्कूल बायोलॉजी क्लास। और या फिर अगर हम रोड मैप की तरफ देखें तो वो भी एक प्रकार से मॉडल ही होता है। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में, साइंटिस्ट में अगर हम देखें तो एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम रहता है। सर्कुलर फ्लो का मतलब रहता है जहाँ पर बताया जाता है विजुअल मॉडल ऑफ इकोनॉमी कि किस तरीके से इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी होता है, कैसे पैसों का सर्कुलेशन होता है। शो हाउ डॉलर फ्लो थ्रू मार्केट अमंग हाउस होल्ड एंड फर्म। जहाँ पर बताया जाता है कि कैसे पैसों का, रुपये या डॉलर जिस भी फॉर्म में अगर हम समझ रहे हैं करेंसी को, तो किस तरीके से मार्केट से पैसा हाउस होल्ड में जाता है और हाउस होल्ड से पैसा मार्केट में आता है। यहाँ पे दो डिसीजन मेकर्स, दो लोग रहते हैं जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं, एक फर्म और एक हाउस होल्ड। इंटरैक्टिंग इन टू मार्केट, यहाँ पे हमें दो मार्केट में इंटरैक्ट करना पड़ता है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो मार्केट में हम बात कर रहे हैं। मार्केट फॉर गुड्स, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, गॉड्स लिखा है बट इट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो में दो चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। सबसे पहले हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड जो रहते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेल करते हैं, ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल देम टू द फर्म फॉर इनकम। जैसे अगर कोई भी हाउस होल्ड, अगर कोई लेबर है वो काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको वेजेस मिलेंगे। बाय एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा हाउस होल्ड क्या करते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में मिल रही हैं उसको बाय करते हैं। वही फर्म क्या करती है? फर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है। हायर करती है मीन्स उनको काम देती है, लेबर को काम देती है और उसके बदले में वेजेस को पेमेंट करती है। और उसके अलावा फर्म क्या करती है? सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। आइए देखते हैं एक सर्कुलर फ्लो जहाँ पर दो फर्म आपको दिख रहे हैं, दो सर्कुलर फ्लो में दिख रहे हैं जहाँ पे फर्म है और हाउस होल्ड है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। रेड लाइन अगर हम स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड से, तो हाउस होल्ड से हमें क्या क्या मिलता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, और ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में सेंड करते हैं हाउस होल्ड, और वहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तैयार किया जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और वो सेंड किए जाते हैं फर्म में। फर्म जब पूरा प्रोडक्शन कर लेता है वो कन्वर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करता है मार्केट में, और ये कौन ब्रॉड करता है? अगेन हाउस होल्ड ही ब्रॉड करता है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू फॉर्म ऑफ से देखें तो
यहाँ पे उल्टा चक्कर चलता है। ग्रीन लाइन अगर आप देखेंगे तो एरो जो है वो उल्टे की तरफ जाता है। हाउस होल्ड जो है वो स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो भी वो डेली यूज़ की नीड्स के चीज़ों को खरीदते हैं तो वो खर्चा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो गुड्स एंड सर्विसेज पे वो खर्चा करते हैं वही फर्म को रेवेन्यू के फॉर्म में मिलता है और फर्म उसे वेजेस, रेंट, प्रॉफिट के तौर पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर देती है और वो पैसा वापस हाउस होल्ड के पास चला जाता है इनकम के फॉर्म में। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो चलता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पीपीएफ। पीपीएफ का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यहाँ पर एक ग्राफ दिया रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट द इकोनॉमी कैन पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा ग्राफ की हेल्प से, जहाँ से पता चलेगा कि किस तरीके से इकोनॉमी में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी पॉसिबिलिटी किस चीज़ों को प्रोड्यूस करने की होती है। गिवन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, सपोज देर आर टू गुड्स, एक है कंप्यूटर, एक है वीट। वन रिसोर्सेज, सिर्फ हमारे पास लेबर को ही हम काउंट कर रहे हैं और लेबर को हम मेजर कर रहे हैं उनके काम के हिसाब से घंटों में, इन आवर्स में। इकोनॉमी हैज़ 50,000 लेबर आवर पर मंथ। हम ऐसा मान के चल रहे हैं एक इकोनॉमी में 50,000 घंटे ही एक लेबर जो है पर मंथ काम कर सकता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हमें एक कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना है तो 100 घंटे का लेबर लगता है और वहीं 1 टन वीट को प्रोड्यूस करना है तो 10 आवर लेबर को खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर आवर और प्रोडक्शन कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर मुझे 50,000 कंप्यूटर प्रोड्यूस करने हैं तो मैं वीट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वहाँ पर 50,000 लेबर आवर ही यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने प्रोडक्शन देखा तो इस केस में कंप्यूटर सिर्फ 500 ही प्रोड्यूस हो पाएंगे और वीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगेन अगर मैंने कंप्यूटर 40,000 किए तो उसके केस में मैं 10,000 वीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। कंप्यूटर अगर 25,000 है तो वीट भी 25,000 कर सकती हूँ, टोटल प्लस होकर वो 50,000 हो जाएंगे। 10,000 कंप्यूटर किए तो वीट 40,000 और अगर मैंने कंप्यूटर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो मैं 50,000 तक वीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और वैसे ही प्रोडक्शन के केस में देखें तो 400 कंप्यूटर्स और 1000 वीट, 250 कंप्यूटर और 2500 वीट, क्योंकि हमने अपना कैलकुलेशन देखा है कंप्यूटर के लिए 100 आवर लगते हैं और वीट के लिए 10 आवर के लेबर्स। वैसे ही 100 पे 4000 और 0 पे 5000। तो ये एक टेबल है जिसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करने वाले। तो जो प्रोडक्शन का ग्राफ था वो हमने ले लिया है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पे हमने कंप्यूटर लिया है और ओ वाई एक्सिस पे वी, तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो पहला पॉइंट दिख रहा है ग्राफ पे वो है ए, जहाँ पे दिख रहा है वीट है 0 और कंप्यूटर है 500। सेकेंड पॉइंट आपको दिख रहा है बी, 400 कंप्यूटर्स एंड 1000 वीट। सी पॉइंट पे 250 कंप्यूटर्स एंड 2500 वीट। डी पे 100 कंप्यूटर्स एंड 4000 वीट और ई पे 0 कंप्यूटर और 5000 वीट। अब जब हम इसको एक लाइन में जोड़ देंगे तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। अगर हम ग्राफ में देखते हैं, अगर मुझे निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 100 कंप्यूटर और 3000 टन ऑफ वीट, तो मैं इसे एफ लेबल करूंगी। तो तब हमें देखना है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कंप्यूटर और वीट का सही तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। और एक और कंडीशन अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ जहाँ पर कंप्यूटर 300 प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और 3500 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो उसको मैं लेबल कर रही हूँ जी। तो आइए देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। पॉइंट एफ के लिए अगर देखा जाए तो मेरे पास है 100 कंप्यूटर और 3000 वीट। 100 कंप्यूटर और 3000 वीट को जब मैं पॉइंट करती हूँ तो ये पॉइंट एफ को मार्क करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर 4000 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास कंट्री में कितने हैं 5000। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेबर को अंडर यूटिलाइज्ड कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स हम और भी लेबर को यूटिलाइज्ड कर सकते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं जी पॉइंट, जहाँ पर मैंने 300 कंप्यूटर और 3500 टन को लिया है, तो वहाँ पर 65,000 आवर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50,000 लेबर हैं। 50,000 आवर लेबर को मैं वर्क करवा सकती हूँ, तो ये ओवर प्रोडक्शन में चला जाएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या पता चला,
पॉइंट अगर हम देख रहे हैं पीपीएफ का ए टू ई, ये पॉसिबल है क्योंकि सारे जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। अगर हम पॉइंट एफ तक जाते हैं तो वो पॉसिबल है, लेकिन नॉट एफिशिएंट क्योंकि वहाँ पे सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे। वहीं पॉइंट अगर हम जी पे जा रहे हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग विथ पीपीएफ कर्व, क्या देखा हमने? इन्वॉल्व शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू, कि अगर हमें कंप्यूटर से वीट की तरफ शिफ्ट करना है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, तभी वीट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। सोसाइटी फेसेस अ ट्रेड ऑफ गेटिंग मोर ऑफ वन गुड्स रिक्वायर्ड सेक्रीफाइसिंग ऑफ अदर गुड। एक गुड्स को पाने के लिए हमें दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये कर्व कैसा रहता है? स्लोप डाउनवर्ड की तरफ रहता है, क्योंकि ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहां पर एक गुड को पाने के लिए हमें दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाया गया है, जैसे कि हमने अभी इसको पॉइंट आउट किया था। और हमने ये देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में 5000 वीट से लेकर 500 तक पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम स्लोप देख रहे हैं, स्लोप के लिए क्या रहेगा? अगर मुझे 100 कंप्यूटर्स को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 वीट कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इट मीन्स रेशियो क्या जा रहा है? -1000 अपॉन 100। तो इसलिए हमारे पास रेशियो क्या बैठेगा? -10। इट मीन्स द प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, एक कंप्यूटर के बदले में 10 यूनिट्स ऑफ वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये तो हमें पता चला कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे एक कंप्यूटर को सेक्रीफाइस करना है तो 10 यूनिट्स ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सॉरी, एक कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना है तो 10 यूनिट्स ऑफ वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर हमारी कंट्री में ग्रोथ हो जाती है, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर कंट्री में ग्रोथ होती है तो तब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विथ एडिशनल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी की वजह से हम दोनों ही चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब हमारे लिए हम ज़्यादा कॉम्बिनेशन में वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कंप्यूटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बोवर्ड आउटवर्ड बेंडिंग कर्व भी रह सकता है? बोर्ड आउटवर्ड बेंडिंग कर्व में क्या होता है? जैसे कि स्ट्रेट लाइन में आपने देखा कि एक कंप्यूटर को सेक्रीफाइस करने के लिए अगर हम एक कंप्यूटर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 10 यूनिट्स ऑफ वीट, 10 टन्स यूनिट्स ऑफ वीट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है? एज मोर यूनिट ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, वी नीड टू मूव टू गिव अप इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ द अदर गुड्स प्रोड्यूस। अगर हमें ज़्यादा गुड्स चाहिए तो मुझे दूसरे गुड्स को कहीं ना कहीं और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तब उस केस में अपॉर्चुनिटी कर्व जो रहता है वो कुछ बोर्ड आउटवर्ड की तरह हो जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल समझाऊं, अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, एक है बियर और एक है माउंटेन बाइक, तो एज द इकोनॉमिक शिफ्टेड रिसोर्सेज फ्रॉम बियर टू माउंटेन बाइक, तो आपका जो कर्व रहेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो स्टीपर रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ माउंटेन बाइक इंक्रीज हो रही है। हमको माउंटेन बाइक से ज़्यादा अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है तो हमें वहाँ पर कर्व जो है वो बोर्ड आउटवर्ड साइड हो जाता है। सपोज यहाँ पर देखें, जो पॉइंट 8 हमने पॉइंट किया है, यहाँ से अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं बियर टू माउंटेन बाइक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ माउंटेन बाइक इज लो, यहाँ से अपॉर्चुनिटी कम है। सो डू नॉट हैव टू गिव अप मच बियर टू गेट माउंटेन्स बाइक। तो अगर हमें बाइक्स यहाँ पे चाहिए तो हमें ज़्यादा यहाँ पे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्व कैसा है? कर्व है यहाँ पे। और पहले हमने क्या देखा था? आपका जो अपॉर्चुनिटी कर्व था वो स्ट्रेट में था। लेकिन अगर हम बी पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर कर्व का जो स्लाइड है वो ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ माउंटेन बाइक जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो हमने क्या कंक्लूड किया? द पीपी इज बाउड आउटवर्ड व्हेन, कब होता है? जब डिफरेंट वर्कर हैव डिफरेंट स्किल, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स, हमने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है तब ऐसा होता है। देयर इज सम अदर रीजन ऑफ और मिक्स ऑफ रिसोर्सेज विथ वेरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड होने की वजह से या आपकी डिमांड में चेंज होने की वजह से, ये अलग अलग कारणों की वजह से ऐसा होता है। एक और कारण है जहाँ पर हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों चीज़ पढ़ाई जाती हैं। जहाँ पे माइक्रो किसके साथ डील करता है? द स्टडी ऑफ हाउ हाउस होल्ड एंड फर्म मेक डिसीजन एंड हाउ दे इंटरेक्ट इन मार्केट। इंडिविजुअल के साथ डील करता है और कैसे वो इंडिविजुअल मार्केट के साथ डील कर रहा है, कैसे डिसीजन लेता है, ये पढ़ाया जाता है माइक्रो में।
वहीं जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें होल इकोनॉमी को देखते हुए बताया जाता है, जैसे इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, ये सब पढ़ाया जाता है। एक कंसेप्ट और पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, वो है पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट इज डिस्क्रिप्टिव वेयर एज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज प्रिस्क्रिप्टिव। जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड एज इट इज। यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा वर्ल्ड कैसा है। कन्फर्म ऑफ व्यू बाय एग्जामिनिंग एविडेंस। जैसे अगर हमने बोला मिनिमम वेजेस लॉ कॉजेस अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मिनिमम वेज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो यहाँ पर हमारे लिए ये बताया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है। वे उसी जगह पे अगर हम देख रहे हैं नॉर्मेटिव, तो ये नॉर्मेटिव सजेशंस देता है, जजमेंटल रहता है, जो बताता है अटेम्प्ट टू प्रिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड शुड बी, हमारा वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड राइजेस द मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस बढ़ाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्राइस राइजेस व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ मनी, तो ये किसका एग्जाम्पल है? पॉजिटिव का, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि रिलेशन कैसा है। गवर्नमेंट शुड प्रिंट द लेस मनी, गवर्नमेंट शुड प्रिंट लेस मनी, ये जजमेंटल है, आप कहीं ना कहीं सजेशंस दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसलिए नॉर्मेटिव है ये। वाई इकोनॉमिक्स डिसएग्री, कई बार हम देखते हैं इकोनॉमिक्स कई बार क्रिटिसाइज किए जाते हैं, कई लोग डिसएग्री रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? इकोनॉमिक्स ऑफन गिवन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी एडवाइस, कैन डिसएग्री अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थ्योरीज अबाउट द वर्ल्ड। कई बार इकोनॉमिक्स पॉजिटिव थ्योरीज जो रहती हैं, कई इकोनॉमिक्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे के बारे में बताते हैं कि उन्होंने पॉलिसी में क्या गलत किया है। मे हैव डिफरेंट वैल्यू, कई इकोनॉमिक्स की वैल्यूज अलग होती हैं, इसलिए उनको सही नहीं लगता। देयरफॉर डिफरेंट नॉर्मेटिव व्यूज अबाउट द व्हाट पॉलिसी शुड ट्राई टू अकम्प्लिश, येट दे आर मेनी प्रोपोजिशंस अबाउट विच मोस्ट इकोनॉमिक्स एग्री। तभी भी कई इकोनॉमिक्स आगे आते हैं, अपने व्यूज बताते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे आप भी एक अच्छे इकोनॉमिक्स बनेंगे और अपने व्यूज बताएंगे। तो आइए देखते हैं शॉर्ट समरी। इकोनॉमिक्स आर साइंटिस्ट, वो एक अप्रोच करते हैं, एजम्पशंस बताते हैं और मॉडल को बिल्ड करके आपको ईजिली कोई भी थ्योरीज को समझाने में हेल्प करते हैं। एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फॉन्टेड होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं हाउस होल्ड फॉर्म के साथ, जो कि रहता है इंडिविजुअल के साथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं फोर्सेस कैसे इकोनॉमिक्स में चल रहे हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब जहां बताया जाता है कि वर्ल्ड कैसा है, और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है जहां ये बताया जाता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। अब पॉलिसी एडवाइजर इकोनॉमिक्स हमेशा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स ही बताते हैं। इकोनॉमिक्स समटाइम्स ऑफर कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस, कई इकोनॉमिक्स कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस देते हैं, क्योंकि वो अपने साइंटिफिक जजमेंट्स और डिफरेंट वैल्यूज होने की वजह से, डिफरेंट जजमेंट होने की वजह से वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।